वेलकम टू द चैनल गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन टुडेज़ लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जो होंगे सोशलाइजेशन और इसकी थीरीज़ पे, सोशलाइजेशन एंड इट्स थीरीज़ पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो पीडीएफ है इसका, जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज इट इज़। और बाकी जो है एप्लीकेशन द एग्ज़ाम काउंसलर की लॉन्च हो चुकी है, तो आपको उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। बाकी हम बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऑन सोशलाइजेशन और इसकी थीरीज़ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज सोशलाइजेशन अलाउज अ पर्सन टू एंटर इन द सोशल एज वेल एज कल्चरल वर्ल्ड। क्या सोशलाइजेशन का ये मतलब है कि एक पर्सन को सोशल वर्ल्ड और कल्चरल वर्ल्ड में जो है उसकी मतलब उसका इंटर हो, मतलब उसका वो जो है घुसे इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट, एक्चुअली टू बी प्रिसाइजली, कि उसका इन्वॉल्वमेंट सोशली और कल्चरल वर्ल्ड में हो। यानी कि आपने देखा होगा एक टाइप का इंट्रोवर्ट पर्सनस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बस घर में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, फैमिलीज़ में ज़्यादा फंक्शंस में नहीं जाते, मतलब उस टाइप के इंट्रोवर्ट पर्सन। फिर होते हैं सोशलाइज्ड पर्सन, वो क्या करते हैं, वो मतलब एक्सट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं, वो हर किसी की फंक्शन में जाएंगे, अच्छे खासे दोस्त होंगे, बहुत ज़्यादा यारियाँ दोस्तियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, मतलब दुनिया में वो अच्छे खासे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या सोशलाइजेशन का मतलब है कि आप अच्छी तरह से इन्वॉल्व होते हैं सोशल और कल्चरल की दुनिया में? तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये ट्रू है, पहली स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ट्रू है। डैश इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से जो है सोशलाइजेशन का क्या पार्ट है? डिफ्रेंशिएशन, रिवार्ड्स एंड एजुकेशन, ओवरकम डिप्रेशन, ऑल ऑफ द डीज। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि सोशलाइजेशन से डिफ्रेंशिएशन ज़रूर होती है। सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के मतलब डिफरेंट चीज़ें होंगी। कुछ लोग खुद को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफरेंट समझेंगे दूसरे से, तो डिफरेंस बिल्कुल होंगे। ठीक है, सोशलाइजेशन में कभी आपको एक तरीके की सोसाइटी नहीं मिलेगी, डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, डिफरेंट तरीके के लोग मिलेंगे, उनका मान लो अगर सोशल कल्चर है, मतलब सोशल कल्चर है वो डाइवर्स होगा, या वो इकोनॉमिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, सोशली डिफरेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, रिवार्ड्स एंड एजुकेशन, हाँ, मतलब जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सोशलाइज्ड होते हैं, तो कुछ चीज़ों का रिवार्ड्स और मतलब एजुकेशन का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया, बट द कहीं ना कहीं आपके जो है इम्प्रूवमेंट होती है। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। ठीक है, आप चीज़ें गेन करते हो दुनिया से। अगर आप सोशलाइज्ड होते हो, आपके 10 दोस्त हैं, तो उन 10 दोस्तों से आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी और बुरी चीज़ें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो आप में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट इज़ अ बेटर वर्ड। ठीक है, ओवरकम डिप्रेशन, तो हाँ, अकेले बैठ बैठ के इंसान का क्या हो जाता है, तो वो अकेले रहने में ना, तो कहीं ना कहीं उसमें ये वाली चीज़ें हावी हो जाती हैं चीज़ें। बट द थिंग इज़, जब वो सोशलाइज होता है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लोगों के बीच में सर्व करता है, बहुत ज़्यादा टाइम उसका लोगों के बीच में घूमता है। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, सोशलाइजेशन लीड्स टू द डैश ऑफ कल्चर। सोशलाइजेशन लीड्स टू द डैश ऑफ कल्चर। सोशलाइजेशन क्या करती है? क्या वो एक इंसान, मतलब एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ जब इंटरेक्ट होंगे, सोशलाइज होंगे, क्या उससे उनका कल्चर रिप्रेशन में चला जाएगा, यानी कि कम होगा, या उनके कल्चर में दरार आ जाएगी, फ्रैक्शन होगा, या ट्रांसमिशन होगा, एक का कल्चर दूसरे में, दूसरा कल्चर पहले में आएगा? तो ऑब्वियसली आपको आंसर सामने सामने दिख चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांसमिशन, यानी कि उनका जो कल्चर है एक दूसरे के साथ वो ट्रांसमिट होगा। यानी कि अगर ए बी से मिलता है तो कहीं ना कहीं वो सी को जो है वहाँ से प्रोड्यूस होगा, यानी कि दोनों का मिक्सचर, एक नया कल्चर जो है वहाँ पे डेवलप्ड होगा, तो दोनों का जो कल्चर है वो एक दूसरे में ट्रांसमिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ अ फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या फैमिली है, क्या ट्रेडिशन है, क्या स्टोरीज़ हैं, या स्कूल है? ठीक है, देखो, फैमिली इज़ नॉट अ फॉर्मल थिंग। फॉर्मल आपको पता है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? तो फॉर्मल इज़ काइंड ऑफ डिसिप्लिन, काइंड ऑफ मॉरल, काइंड ऑफ जो है मतलब किसी जंजीर जो है ना, मतलब काइंड ऑफ लॉज में जकड़ा हुआ। ठीक है, तो फैमिली तो उसमें होगा नहीं। ट्रेडिशन भी काइंड ऑफ ऐसा नहीं होता कि मतलब वो कहीं काइंड ऑफ लॉज में चलता है। ठीक है, ट्रेडिशन इज़ काइंड ऑफ किसी का कैसे भी हो सकता है, और स्टोरीज़ कोई ऐसे ऑप्शन बैठता नहीं है फिर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। स्कूल हमारे लिए एक फॉर्मल सोशलाइजेशन हो, मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब वहाँ पे हम बिल्कुल डिसिप्लिन यूनिफॉर्म में जाते हैं, और ये वाली चीज़ें वहाँ पे इंटरेक्शन जो होता है वो फॉर्मल मीन ऑफ सोशलाइजेशन होता है।
चलो क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी बिगन्स। जो फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी है वो कहाँ से बनना शुरू होती है? क्या वो फैमिली से बनती है? इंसान कैसा दिखेगा, कैसी पर्सनैलिटी होगी, कैसे वो बिहेव करेगा, सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट होगा? तो क्या ये वाली चीज़ें जो हैं, ये वाली चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं? कहाँ से शुरू होता है फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी? क्या वो अपने घर से शुरू होता है जब बच्चा पैदा होता है? क्या वो ट्रेडिशन से होता है? क्या उसके आसपास का जो कल्चर है उस मतलब ट्रेडिशन है उससे होता है? क्या स्टोरियों कहानियों से होता है या स्कूल से होता है? तो यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मेशन, यानी कि उसकी मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल तो लेट जाएगा, शुरुआत होगी ऑप्शन नंबर ए फैमिली से, ठीक है। फैमिली जो है वो उसको जो भी चीज़ें इनहेरिटेंस में मिलेंगी वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि वो कैसा बिहेव करने वाला है सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ डैश इज़ इंपॉर्टेंट इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी। अब अगर किसी की आइडेंटिटी की बात करें तो क्या चीज़ जो है जो उसको शेप करती है, उसकी आइडेंटिटी में कौन सी चीज़ जो है वो शेप करती है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि जस्ट अ सेकेंड, हाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? डैश इज़ इंपॉर्टेंट इन शेपिंग वंस आइडेंटिटी। अगर हम किसी की आइडेंटिटी की बात करें और शेप करने की बात करें, देखो फॉर्मेशन में तो हमारा फैमिली आ गया, लेकिन अगर हम शेप की बात करें कि मतलब उसको शेप कौन देता है, तो उसको शेप कौन देता है? क्या उसको प्लेग्राउंड देता है, फ्रेंड्स ग्रुप देता है, फेसबुक देता है, स्कूल देता है? तो आई होप आपके माइंड में सही वाला आंसर यहाँ पे ट्रिगर्ड हो चुका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा स्कूल। तो स्कूल इज़ द इम्पॉर्टेंट, स्कूल इज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल किसकी? शेपिंग वंस आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, मीडिया आर डैश टूल ऑफ सोशलाइजेशन। मीडिया जो है वो किस तरीके का टूल है? क्या वो प्राइमरी है, इफेक्टिव है, ऑप्शनल है या टेम्परेरी है? क्या मीडिया कौन सा मतलब कौन सी टाइप का वो जो है टूल है, कौन सी टाइप का जो चीज़ है वो सोशलाइजेशन में कैसा रोल प्ले करता है? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मीडिया जो है प्राइमरी रोल अदा करता है कहाँ पे? इन द मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, डैश लेड आउट द शेप्स ऑफ सोशलाइजेशन। मतलब ये 4 पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, ये 4 जो है पर्सनैलिटीज़ हैं। इनमें से जो है इन लोगों ने से मतलब एक स्टेप्स मतलब लेड और मतलब एक फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक किसी की थ्योरी होती है, कोई थ्योरी देता है, कोई कहता है कि ग्रेविटी ऐसी है, कोई कहता है कि लाइट का ये है, इजाद करते हैं ना चीज़ें, इन्वेंशंस होती हैं, तो वो उसके साथ ना कुछ प्रूफ्स देते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर सोशलाइजेशन को किसी ने बहुत अच्छे से समझा इन चारों में से, उसने सोशलाइजेशन के बारे में स्टेप्स दिए हैं, ठीक है, उसके बारे में थ्योरीज दी, उसके बारे में बताया है कि यहाँ से ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो रहने वाला है, मैं इसको शायद प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द रोल प्लेइंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। याद रखना रोल प्लेइंग थ्योरी किसने प्रपोज की थी? इन चारों में से रोल प्लेइंग जो थ्योरी होती है कि मतलब एक बंदा दूसरे का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। रोल प्ले करना होता है कि कोई विलन है, कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में, तो वो एक काइंड ऑफ पर्सन जो होता है उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती वो वाली चीज़, बट वो प्ले करता है, काइंड ऑफ एक्टिंग करता है किसी और की। तो ये वाली थ्योरी जो है रोल प्लेइंग थ्योरी, ये किसने दी थी? ऑप्शन ए कोले ने दी थी, ठीक है। कोले, जो भी वट एवर आप इसको प्रोनाउंस करें, तो कोले ने ये वाली थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ इट कॉल्ड टू एक्सेप्ट अ कम्प्लीटली न्यू रोल। इसको क्या बोलते हैं कि अगर आप कम्प्लीटली नया रोल अदा करते हो, नया रोल ले लेते हो। मान लो एक शख्स है, ठीक है, एक शख्स है, उसने क्या कर दिया कि उसने कोई गुनाह कर दिया, ठीक है, काइंड ऑफ किसी गुनाह में वो मुलविस था, इन्वॉल्व था, ठीक है। देन उसको जेल हुई, जेल में वो 6 महीने रहा। देन उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये गलत काम था, एक्चुअली मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा। फिर वो सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसको रीसोशलाइजेशन कहेंगे, क्या उसको चेंज कहेंगे, क्या उसको सोशलाइजेशन कहेंगे या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहेंगे? देखो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है, पॉलिटिकल कहाँ बात हो रही है। सोशलाइजेशन खुद में एक टर्म है, यहाँ तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम सिंपल चेंज कहेंगे तो ये तो नहीं आएगा। तो रीसोशलाइजेशन मतलब पहले भी वो सोशलाइज था, लेकिन पहले वो एज अ क्रिमिनल सोशलाइज था, अब वो एज अ मतलब एक वेल बीइंग, एक अच्छा सोचने वाला, ठीक है, वेल विशर जो है, अब वो सोसाइटी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, द ऑथर ऑफ द आर्टिकल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वाज। हु वाज द ऑथर ऑफ
हु वॉज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए ग्रीनस्टोन, ऑप्शन नंबर बी वेबर, ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉयड और ऑप्शन नंबर 4 मीड। तो ठीक है, अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ग्रीनस्टोन इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ फैमिली डैश इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, इन अ फैमिली डैश इज़ अ सिंबल ऑफ पावर। एक फैमिली में सिंबल ऑफ पावर हम किसको बोलते हैं? क्या वो रिलेटिव्स होते हैं? नहीं। क्या वो सिबलिंग्स होते हैं? नहीं। क्या वो फादर होता है या मदर होता है? एक फैमिली में सिंबल ऑफ पावर किसको बोलते हैं? तो ऑब्वियसली फादर को एक फैमिली का सिंबल ऑफ पावर बोला जाता है। जैसे उसके पेरेंट्स होंगे, जैसे उसके फादर होंगे, वैसे उस फैमिली का जो है सिंबल ऑफ पावर झलकेगा कि हाँ, ये फैमिली कितनी पावरफुल है। द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्राम, जो सोशियोलॉजी का वर्ड है सोशियोलॉजी, ये जो है ये डिराइव किस लैंग्वेज से किया गया? क्या ये ग्रीक है, क्या लैटिन है, क्या बोथ ग्रीक एंड लैटिन है, या इंग्लिश या फ्रेंच है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। सोशियोलॉजी इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ सोशियोलॉजी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सोशियोलॉजी? ठीक है, सोशियोलॉजी क्यों राइज हुई, क्यों ये वाली चीज़ हुई? तो इसका आप मुझे बताओ। क्या ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसलिए सोशलाइजेशन हुआ? नहीं। क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था? नहीं। क्या ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस था? नहीं। ये द एनलाइटमेंट पीरियड था। एनलाइटमेंट पीरियड, जब एक एनलाइटमेंट कहते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा हु इज़ नॉन एज द एनलाइटमेंट वन? एनलाइटमेंट लॉर्ड बुद्धा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको? कि उनको कहा जाता है कि उनको सुप्रीम नॉलेज जब उन्होंने निर्वाणा किया था ना बोध गया ट्री के नीचे, ठीक है, तो उनको क्या मिला था ना, उनको एक सुप्रीम नॉलेज मिली थी, ठीक है। अब उनको द एनलाइटमेंट वन कहते हैं। एनलाइटमेंट होती है मतलब एक सुप्रीम नॉलेज को कहा जाता है। तो ये जो पीरियड है द एनलाइटमेंट पीरियड, इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल फैक्टर कहते हैं इसको, रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सोशियोलॉजी। चलो, who talked about two broad areas in sociology, namely social status and social dynamics? अच्छा, दो एक ब्रॉड एरियाज़ हैं सोशलॉजी में जिसको सोशल स्टेटस कहा जाता है और सोशल डायनेमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो दो आइडियाज़ हैं इनके बारे में किसने बात करी थी? क्या वो अगस्ट कॉम्ट ने, या मार्क्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, या हार्बर्ट स्पेंसर ने? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप मुझे दोगे? इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए अगस्ट कॉम्ट ने। अगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा? अगस्ट कॉम्टे ने सोशलॉजी में दो टर्म्स जो हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की, सोशल स्टेटस और सोशल डायनामिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, हु एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ द साइंसेस? मतलब जो हायरार्की ऑफ साइंसेस है, मतलब साइंस है, मतलब कौन कौन सी साइंस होती है? जोग्राफिकल साइंस होती है, हिस्टोरिकल साइंस होती है, देन आफ्टर दैट हम बात करें बायोलॉजी होती है, जोग्राफी होती है, मतलब जितनी भी तरह जियोलॉजी होती है, जियोमॉर्फोलॉजी होती है, ओशनोग्राफी होती है, अच्छा सोशियोलॉजी है होती है। इन सब को जब हम साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं ना, तो फिर वो हो जाता है, वो सब साइंस के मतलब उसके दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। तो हायरार्की ऑफ साइंसेस को किसने वो किया, किसने इसके बारे में बात की? तो ऑप्शन नंबर ए अगस्ट कॉम्ट ने ही इनके बारे में भी बात की, ठीक है। हु इज़ फेमस फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट? सोशल फैक्ट जो है ये एक कंसेप्ट है, ये किसने दिया था? सोशल फैक्ट इज़ अ कंसेप्ट, फेमस कंसेप्ट ऑफ, किसका फैक्ट है ये? सोशल फैक्ट जो है ये किसका कंसेप्ट है? क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमिली डर्किम, ठीक है। इनका पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो एमिली डर्किम, इनका क्या है कि ही इज़ द फेमस फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद अगस्ट कॉम्ट? अगस्ट कॉम्ट जो है इन्होंने कौन सा आइडिया दिया था? अगस्ट कॉम्ट ने क्या वाली चीज़ दी थी? किस लिए हम इनको जाना जाता है? क्या वो मटेरियलिज्म के बारे में इन्होंने बात की, सिंबलिज्म के बारे में, पॉजिटिविज्म या आइडियलिज्म? ठीक है, मटेरियलिज्म आपको पता ही है कि मटेरियलिस्ट लोग जो होते हैं वो मोस्टली दुनिया में मटेरियल्स के पीछे भागते हैं। घर हो, गाड़ी हो, चीज़ें हो, आईफोन हो, एप्पल हो, कैमरा हो, लैपटॉप हो, मतलब काइंड ऑफ थिंग, गोल्ड हो, डायमंड हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों के बारे में ये मटेरियलिस्टिक। फिर आते हैं सिंबलिज्म। सिंबलिज्म एक काइंड ऑफ किसी पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद पॉजिटिविज्म, ये हर चीज़ में पॉजिटिविज्म ढूंढते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है उसका पॉजिटिव वे, भले ही मतलब हमने क्या करनी है, हमने एक
डेवलपमेंट देखनी है, उसके लिए बड़ी पेड़ काटने पड़े, बट अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको परमिशन दे देते हैं। तो काइंड ऑफ इनके लिए पॉजिटिविज्म इज़ एनीथिंग। फिर उसके बाद आइडियलिज्म, क्या मतलब जो आइडियल कहेगा वो हम करेंगे, तो ठीक है ये काइंड ऑफ। लेकिन जो अगस्ट कॉम्टे हैं इनका जो है इनका पॉजिटिविज्म में बहुत ज़्यादा रोल है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगस्ट कॉम्टे इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म। सॉरी, द एस्पेक्ट ऑफ कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इज, द एस्पेक्ट ऑफ कार्ल मार्क्स कंसेप्ट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इज़, तो क्या मोड है इनका, क्या लेबर एंड मैनेजमेंट है, कैपिटल एंड लेबर है, अच्छा टेक्नोलॉजी एंड लेबर है, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो कार्ल मार्क्स जो इन्होंने बात की थी, इन्होंने कैपिटल और लेबर के बारे में बात की। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो कहते हैं कि जितनी भी दुनिया की वेल्थ है उसको क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। यहाँ पे अपर और लोअर होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि सारी जो वेल्थ है वो लोगों में बांट दो, फिर उसके बाद तुम डिसाइड करना कौन अमीर बनता है कौन गरीब बनता है, ठीक है। लेकिन पहले क्या करो, सारी वेल्थ जमा करके सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। और ये कैपिटलिज्म मतलब जो नीचे वाला तबका है, जो मतलब दबी हुई जो चीज़ें हैं, ये उनके बारे में बात करता है, मोस्टली लेबर्स की आवाज़ बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु कंसीडर्ड आइडियोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। आइडियोलॉजी को सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट किसने कहा है, ठीक है। कि आइडियोलॉजी इज़ एवरीथिंग, आइडियोलॉजी इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये वाला आइडिया किसने दिया था, इसके बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में बात कौन करता है, और नन अदर देन कार्ल मार्क्स इसके बारे में बात करते हैं, आइडियोलॉजी के बारे में, ठीक है। हु इज़ नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। एक थ्योरी है सरप्लस वैल्यू, ये किसने दी थी, हु इज़ नॉन फॉर हिज थ्योरी सरप्लस वैल्यू, तो नन अदर देन कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने ये थ्योरी दी थी, कौन सी, सरप्लस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ नॉन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछ रहा है, हु इज़ नॉन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन के लिए किसने जो है बताया था हमें, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। वेबर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, पर्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम रिप्रेजेंट्स। अच्छा, एक इंसानों की थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम जो है ये किसने दी थी, सॉरी रिप्रेजेंट, ये थ्योरी जो है रिप्रेजेंट क्या करती है, पर्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम रिप्रेजेंट, ये क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट करती है ऑप्शन नंबर ए फंक्शनलिस्ट थ्योरी। थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम जो है हमें बताती है, ये बताती है फंक्शनलिस्ट, यानी कि फंक्शन कैसे करेगी सोसाइटी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी हमें बताती है। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद जर्मन टर्म्स वर्स्टेन, VERSTEHEN। तो इस टर्म्स जो जर्मन ये जो टर्म्स हैं इनके साथ एसोसिएटेड कौन है, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी जो है वेबर हो जाएगा, जर्मन टर्म वर्स्टेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज़ यूनिक टू मैन, कल्चर, बॉडी, हंगर, स्पीड, सॉरी स्लीप। क्वेश्चन नंबर डी, मतलब एक इंसान के लिए क्या यूनिक हो सकता है, क्या वो कल्चर है, क्या वो बॉडी है, क्या वो हंगर है, क्या वो स्लीप है। देखो बॉडी तो सबकी सेम होती है, ठीक है, और अगर हम हंगर की बात करें यहाँ पे बैठता नहीं है, और स्लीप जो है ये भी यहाँ पे बैठता नहीं है। तो कल्चर इज़ द राइट आंसर, कल्चर इज़ यूनिक टू मैन, ठीक है। एक इंसान का कल्चर जो है उसके लिए यूनिक होता है। डैश इज़ टोटली ऑफ लर्नड एंड सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नेचुरली मिलती हैं, यानी कि हमारी आइज़ का कलर कैसा होगा ये हमारे पेरेंट्स पे होता है, मतलब एक जेनेटिक्स चीज़ें हैं। हमारे हेयर्स कैसे होंगे, हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या हम बड़े होंगे, क्या हम छोटे होंगे, मतलब काइंड ऑफ जो थिंग्स हैं जो हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लर्न करते हैं। मान लो एक अफ्रीकन बेबी जो वहाँ पर पैदा हुआ, उसको आप 2 दिन के बाद इंडिया लेके आओ और इंडिया में उसको किसी के पास रख के यहाँ पर उसको पालो, तो वो ऐसी इंडियन में हिंदी करेगा कि उसको वो अफ्रीका को पहचानेगा ही नहीं, उनकी लैंग्वेज जानेगा नहीं, लेकिन वो हिंदी में बात करेगा। तो काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो हम सोशली समझते हैं। तो वही कह रहा है, कल्चर इज़ द टोटली ऑफ लर्नड एंड सोशली ट्रांसमिटेड बिहेवियर। कल्चर एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा जो टोटली जो है लर्न हो की जा सकती है, जो कहाँ से सीखी जा सकती है, सोशली, मतलब सोशली आसपास का जो माहौल है वहाँ से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। कौन, कल्चर। फिर है साइकोलॉजिकल डैश आर कलेक्टिव कंसेप्ट्स ऑफ व्हाट इज़ कंसिडर एज गुड, एज बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हम देख लेते हैं, वैल्यूज़, लेसन्स, लेक्चर, प्रैक्टिस।
तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू आर कलेक्टिव कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज़ कंसीडर्ड एज गुड और बैड, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। तो वैल्यू हमारे यहाँ पे बैठ रहा है ऑप्शन। तो वैल्यूज़ क्या हैं, वो गुड भी हो सकती हैं, बैड भी हो सकती हैं, और डिज़ायरेबल यानी कि कोई चाह भी सकता है और अनचाही भी हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अ डैश इज़ एनीथिंग दैट मीनिंगफुली रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। मतलब एक चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है, डैश इज़ एनीथिंग दैट मीनिंगफुली रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। मतलब एक चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है इनमें से, क्या वो सिंबल है, प्रैक्टिस है, बिलीफ है, लैंग्वेज है, ऐसी चीज़ है जो होता कुछ और है लेकिन रिप्रेजेंट कुछ और कर रहा होता है। तो इसको हम आंसर आपके सामने है, सिंबल जो है एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, ठीक है, सिंबल में कुछ और है, सन बना हुआ है, कोई चीज़ बनी है, कोई टेबल, कोई कुर्सी, कोई गिलास, कोई कुछ बना हुआ है, मतलब उसका कुछ और है, लेकिन रिप्रेजेंट क्या करता है, मीनिंगफुली वो रिप्रेजेंट किसी और चीज़ को कर रहा होता है, इसलिए सिंबल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कल्चरल आइटम्स स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है, इनमें से एक टर्म है जिससे क्या होता है कि जो रेफर्स टू द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या हो जाता है कि कल्चरल आइटम एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाती हैं। क्या उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं, लेसन बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं। अगर हम इन्वेंशन की बात करें, आपको पता है इन्वेंशन होता है ईजाद करना, इसके साथ कोई लेना देना है नहीं। लेसन यहाँ पे कैसे होगा कि मतलब एक कल्चर, एक गांव में कश्मीरी बोली जाती है, दूसरे गांव में पहाड़ी बोली जाती है, अब वहाँ पे थोड़ी होगा कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, लेसन्स देंगे, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप कश्मीरी बोलेंगे जाओ हम प्रैक्टिस करते हैं, उर्दू वालों को जाओ हम तो प्रैक्टिस, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन डिफ्यूजन इज़ द राइट आंसर। डिफ्यूजन वो होगा कि आपस में मिलना, कहीं कहीं क्या हो जाएगा, जो लोग सेंटर में रह रहे होंगे वो कश्मीरी एज वेल एज उर्दू जानते होंगे, तो उनके थ्रू क्या होगा, वो सेंटर वाला पार्ट जो है ना विद द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, बफर जोन बनेगा, यानी कि वो वाले लोग जो है दोनों लैंग्वेजेस जानेंगे। यही आपने देखा होगा कि जम्मू के लोगों को कश्मीरी नहीं आती और कश्मीर के लोगों को मतलब मोस्टली उर्दू काइंड ऑफ लिमिटेड आती है, बट जो सेंटर में डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, बीच में जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ दोनों लैंग्वेजेस करते हैं, वो कश्मीरी भी समझते हैं एज वेल एज उर्दू भी करते हैं। तो अगर हम ज़्यादा ही मतलब जम्मू के पास चले जाओ तो कहीं ना कहीं ऐसा भी एरिया हमें देखने को मिलता है जहाँ पे लोगों को क्या कहते हैं, उसको डोगरी भी आती है और कश्मीरी भी आती है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो वो वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। तो दोनों तरीके से, अब आप एक जगह पे रह रहे हो, एक मिड पॉइंट पे रह रहे हो, तो आप राइट वाली चीज़ भी लोगे, लेफ़्ट वाली चीज़ भी लोगे, तो दिस इज़ काइंड ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 30 आज के लेक्चर का आई थिंक लास्ट जो है ये रहने वाला है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज़ कॉल्ड। जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है कल्चर का, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो लैंग्वेज होता है? नहीं, क्योंकि लैंग्वेज तो ऑल ओवर दुनिया में भी हो सकती है। अब स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पूछा है तो लैंग्वेज, अगर हम अरबिक लैंग्वेज देखते हैं तो वो पूरे दुनिया में बहुत बड़े कॉन्टिनेंट पे फैली हुई है, तो वो तो स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हुआ। बिलीफ नहीं हो सकता, कितने का बड़े बड़े रिलीजन है, ये तो स्मॉलेस्ट नहीं हुआ। डिफ्यूजन नहीं हुआ। तो ट्रेट इज़ समथिंग कि मतलब ये एक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जो है यूनिट ऑफ कल्चर है, ठीक है। ट्रेट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को क्या करना है, आपने लाइक और शेयर करना है, डू योर कमेंट्स। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से है, एंड फर्दर एग्ज़ाम जो एप्लीकेशन है वो भी आ चुकी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो बाकी लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताना, एंड थैंक यू वेरी मच।